हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 दैट इज इवोल्यूशन के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने पढ़ लिया ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे ये यूनिवर्स बना, कैसे अर्थ बना, सोलर सिस्टम बना, उसमें लाइफ का ओरिजिन हुआ, सेल्यूलर नॉन सेल्यूलर, हमने ये सब चीज़ें देखी। सेकेंडली आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया अबाउट इवोल्यूशन कि इवोल्यूशन होता क्या है और उसके लिए देयर आर एविडेंसेस इन नेचर। हमारा जो ये नेचर है वो हमें प्रमाण दे रहा है। प्रमाण समझते हैं ना, प्रूफ, एविडेंस। बिना सबूत के चीज़ें नहीं मानेंगे। देखे होंगे आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज़, है ना, तो आपको पता है कि प्रूफ के बिना कोई भी स्टेटमेंट आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। और फिर तो आप साइंस स्टूडेंट्स हो तो आपको तो प्रूफ चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको दिए कई सारे एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अब जब एविडेंसेस थे, हमें सब कुछ और बातें पता चल चुकी थी, तो अब रोल में आए कई सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि यस इवोल्यूशन हो रहा है। और सबके अपने अपने कंसेप्ट्स थे। मैं अगर अभी एक ही चीज़ पूछूं कि आप कैसे डिफाइन करोगे अपने फ्रेंड को, अगर मैं किसी एक ही पर्सन को ले लूं, चलो आप फ्रेंड छोड़ो, मैं अगर आपकी मदर को ले लूं और आप अगर 3 सिबलिंग्स हो, मैं तीनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछूं कि चलो अपनी मदर को डिफाइन करो, तो आप तीनों अलग अलग तरीके से अपनी मदर को डिफाइन करोगे। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आना चाहिए, किसी भी एक चीज़ को लेके कई सारे लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अब उसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगे एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी इतनी नहीं चल रही है, कुछ बातें यहाँ पे रिजेक्ट भी कर दी गई हैं, पर ठीक है, पढ़ना हमें सारी बातें हैं। तो चलिए, ज्ञान की बातें हो गई हैं, अब आगे चलते हैं और फाइनली स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट थ्योरी जो हमें पढ़नी होगी वो होगी थ्योरी ऑफ लेमार्क। थ्योरी ऑफ लेमार्क, जिसे हम लेमार्किज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमार्किज्म। तो थ्योरी ऑफ लेमार्क या लेमार्किज्म और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो अब लेमार्क कौन है? लेमार्क वाज अ साइंटिस्ट। लेमार्क के क्या थे? साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। और इनकी जो थ्योरी है उसका एक और नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब क्या होती है अभी आगे डिटेल में देखेंगे। सेकेंड हमें पढ़ना है डार्विनियन थ्योरी। अब पूरे चैप्टर इवोल्यूशन से अगर कोई एक चीज़ है या कोई एक ऐसा बंदा है पूरे इवोल्यूशन में जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, तो वो है डार्विन जी। आपको डार्विन को तो भूलना ही भूलना नहीं है। अगर आप इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो डार्विन आपके माई बाप हो गए। ओके, एंड लास्टली आपको पढ़नी है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी राइस। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी राइस, जिन्होंने म्यूटेशन का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो, जेनेटिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है? पहले कि आपको पता है म्यूटेशन क्या होता है, जस्ट आपको ये पढ़ना है कि उस म्यूटेशन का कंसेप्ट किसने और कैसे दिया। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं हम लोग और सबसे पहले देखते हैं थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं? लेमार्क जी की थ्योरी देखने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में बड़े सुंदर से जिराफ दिख रहे हैं, पीछे शायद सन है और सन में जो आपको शेडो दिख रही है ब्लैक कलर की, वो एक ट्री है। तो मतलब कुल मिला के ये पिक्चर डिपिक्ट कर रही है अ जिराफ ईटिंग लीफ ऑन अ ट्री, है ना। सिंपल यही है ना। अब इससे क्या समझना है? अब सुनो मुद्दे की बात। जो लेमार्क की थ्योरी थी उसका नाम है यूज एंड डिसयूज थ्योरी। यूज एंड डिसयूज थ्योरी। तो लेमार्क जी का सीधा सच्चा कहना ये था, मतलब उन्होंने ज्यादा कंफ्यूज ही नहीं किया, उन्होंने सीधी सीधी बात बोली कि देखिए, जो ऑर्गन को आप ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ऑर्गन डेवलप होता जाएगा, ज़्यादा डेवलप होता जाएगा, और जिस ऑर्गन का आप यूज़ करना बंद कर देंगे वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होता जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बोला जाता है लेमार्क जी की थ्योरी पे बेस्ड कि अपने दिमाग को यूज़ करा करो, नहीं तो दिमाग धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो जंग खा जाएगा। समझते हो ना? ठीक है, तो अब ये यूज एंड डिसयूज थ्योरी कितनी सही थी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिराफ का। क्या दिया कि भाई बहुत टाइम पहले जब जिराफ ओरिजिन में आया, जब जिराफ जो है वो अर्थ पे डेवलप होना या ओरिजिनेट हुआ, तो जिराफ की जो नेक है, आपको पता है सभी को जिराफ की नेक बहुत लंबी होती है, तो तब जिराफ की जो नेक है वो इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी।
उसकी नेक काफ़ी छोटी होती थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसकी नेक छोटी होती थी। अब उसका रीज़न उन्होंने ये दिया कि पहले जो ट्रीज़ थी उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो ट्रीज़ जो थी वो लोअर लेवल पे थी, जो लीव्स थी वो ईजिली एक्सेसिबल थी, तो छोटी गर्दन से भी जिराफ का काम चल जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता गया पेड़ और लंबे लंबे होते गए, बहुत लंबे लंबे पेड़ आ गए, यूकेलिप्टस जैसे लंबे लंबे पेड़ आ गए। अब जब पेड़ धीरे धीरे करके लंबे होने लगे तो अब छोटी गर्दन के साथ जिराफ का काम नहीं चल पा रहा था। छोटी गर्दन उसको अब नहीं भर रही थी, उससे उसका खाना ही नहीं दे पा रही थी। तो अब टाइम आ गया कि जिराफ ने सोचा कि मुझे अपनी गर्दन लंबी कर लेनी चाहिए। तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग, यूज़ के अकॉर्डिंग उसका जो बॉडी ऑर्गन था, उसकी जो नेक थी, वो जनरेशन टू जनरेशन लंबी होती चली गई, क्योंकि उसने उस गर्दन को यूज़ ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। जब पेड़ हाइट पे हाइटेड होते गए और जो लीव्स हैं वो ऊंची ऊंची हो गई, लंबे मतलब हाइट पे पहुंच गई पत्तियां, तो उसको खाने के लिए जिराफ को अपनी गर्दन भी स्ट्रेच करनी पड़ी, जिसके कारण ज़्यादा यूज़ होने के कारण उसकी नेक धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन इलोंगेट हो गई। तो ये जो थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज थ्योरी, दिस वाज गिवन बाय लेमार्क। किसने दी थी ये थ्योरी? लेमार्क ने दी थी। ओके, अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा इस थ्योरी को हम लोग और क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। जो कैरेक्टर्स उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किए, वो क्यों कर रहा है भाई? उसको क्योंकि खाना खाना है, बेसिक सर्वाइवल के लिए वो उसको पत्ती खाना है, वो उसको खाना है। अब उसको खाने के लिए उसको अपनी गर्दन उचकानी पड़ रही है भाई, क्योंकि उसका मुंह नहीं पहुंच पा रहा वहां तक। अब जब वो इतना ज़्यादा अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर रहा है डेली 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 डेली, तो वो कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन एक्वायर होने लगा, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने लगा, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ प्रपोज्ड बाय लेमार्क। लेमार्किज्म थ्योरी. It states that evolution of the life forms occurred by the inheritance of acquired character. तो सीधी बात ये बोल रहे हैं भाई कि evolution जो है वो क्यों हो रहा है। इन्होंने अपना कंसेप्ट क्या दिया, इनका पर्सपेक्टिव क्या था evolution का, कि evolution इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, acquired characters, वो inherit हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? वो inherit हो रहे हैं। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करती हूँ, आप फुटबॉल खेलते हैं, तो आप फुटबॉल खेलते हैं, आपको बहुत मज़ा आता है फुटबॉल खेलने के लिए, तो आप रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप डेली 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 रन करते हैं, है ना। रनिंग, आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो स्पीड तो चाहिए ही होती है उसमें। अब फुटबॉल खेलने के लिए जो आप डेली 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 रनिंग कर रहे हैं, तो अब ये अगर एक्वायर्ड कैरेक्टर है आपका, तो अब ये आपकी जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होता जाना चाहिए, इनहेरिट होता जाना चाहिए। This is what Lamarck states. तो आप खुद सोचो, क्या ये सही है? आप तेज भाग रहे हो, that is because of your own practice. इसके लिए कोई भी inherited character possible नहीं है। उसेन बोल्ट जो है वो इसीलिए इतना तेज नहीं दौड़ता क्योंकि उसकी जेनेटिक्स में ही तेज दौड़ना है, उसके तो दादा पापा परदादा सब तेज भागते थे, इसलिए वो तेज नहीं भाग रहा है। That was his own practice. ओके, तो ये जो थ्योरी थी समवॉट गलत प्रूफ हुई कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के कारण इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। बट लेमार्क ने जो बोला वो बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं, इसीलिए इवोल्यूशन हो रहा है। ये कंसेप्ट था लेमार्क का। आगे देखो आप, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। अब उन्होंने आगे बोला जो एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं वो कैसे यूज और डिसयूज से डेवलप होते हैं। जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करोगे वो ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा मतलब आगे बढ़ता जाएगा, और जिसको यूज़ नहीं करोगे वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। ठीक है, और जैसे अभी मैंने आपको जो फुटबॉल रनिंग वाला एग्जाम्पल दिया, तो आप रनिंग कर रहे हो तो आप अपने किसको, आप अपने लेग्स को, अपने लोअर लिम्ब पे ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपके लोअर लिम्ब जो होंगे उनमें स्ट्रेंथ आएगी, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके, तो इसीलिए वो कैरेक्टर कैसा होगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। और वो किस पे बेस है? यूज एंड डिसयूज। ये लेमार्क का कंसेप्ट था। Evolution by use of organ, example, long neck of giraffe is due to continuous elongation of forage of leaves on tree. This acquired character was inherited to successive generation. तो उन्होंने use क्या क्या बताया
यूज एंड डिसयूज वो तो दो चीज़ें थी। तो यूज के लिए उन्होंने एक बात बोली कि आप जिराफ का एग्जाम्पल ले लो, जो अभी सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऊपर जो पत्तियां थी उनको खाने के लिए वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करता था और ज़्यादा यूज़ करने के कारण वो कैरेक्टर जो है वो इनहेरिटेड हुआ जनरेशन टू जनरेशन। और डिसयूज का क्या है? डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक। तो डिसअपियरेंस का या डिसयूज का क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने? डिसअपियरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक। तो जो सांप होता है इट इज़ अ रेप्टाइल, रेप्टाइल का जो मोड होता है वो क्या होता है? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, क्रॉल करते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं। अब उन्होंने बोला कि जो स्नेक है उसमें हाथ और पैरों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। आप जनरली अपने लिम्स को क्यों यूज़ करते हो? लोकोमोशन के लिए, आपको चलना फिरना है, अपनी जगह चेंज करना है, मूवमेंट करना है, उसके लिए आप अपने लिम्स को यूज़ करते हो। लेकिन अगर हम सांप की बात करते हैं तो इट इज़ अ रेप्टाइल, उसे क्रॉल करके चलना है तो उसे लिम्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए उसमें लिम्स धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो टेल का। हम जैसे हम लोग कैसे एप्स से डेवलप हुए हैं, सारे ह्यूमंस कैसे बंदर से बने हैं ना, तो बंदर की तो पूंछ होती है, हमारी तो पूंछ नहीं होती। तो उन्होंने ऐसा बोला जब बंदर से इंसान बन रहे थे, एवोल्यूशन हो रहा था, तो धीरे धीरे ये पाया गया कि टेल जो थी, पूंछ जो थी, उसका कोई यूज़ ही नहीं था, तो वो जनरेशन टू जनरेशन धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। दिस वॉज द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय लेमार्क। तो उनका परसेप्शन था, क्या था कि थ्योरी ऑफ, उनका बेसिक परसेप्शन क्या है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और यही होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इवोल्यूशन। और कहीं ना कहीं वो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। दिस थ्योरी वॉज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट दीज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स। अब उनकी थ्योरी जो थी वो एकदम ही ज़्यादा गंदे तरीके से डिस्प्रूव कर दी गई, गलत कहरा दी गई। क्यों? क्योंकि जब जेनेटिक्स की स्टडी की गई तो पता चला कोई सा भी कैरेक्टर हो वो किससे के थ्रू एक्वायर होता है? ऑलवेज थ्रू जीन्स। तो आप खुद सोचिए, एक्वायर्ड कैरेक्टर को इनहेरिट होने की कोई स्कोप रह ही नहीं गई। एक्वायर्ड कैरेक्टर कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा? ओके, बिकॉज इट इज़ एक्वायर्ड इन अ लाइफ टाइम। वो एक ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ टाइम में अचीव किया है, ठीक है, तो वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर होने का सवाल उठता ही नहीं है। कैरेक्टर्स वो ट्रांसफर होते हैं जिनकी जीन्स होती है। तो इसीलिए लेमार्क की जो थ्योरी थी इट वाज डिसअप्रूव्ड, इट वाज एलिमिनेटेड। तो आपको सारा समझ में आया कि क्या थी लेमार्क की थ्योरी और वो डिसअप्रूव क्यों हुई? ओके, सो वी आर डन विद द फर्स्ट थ्योरी, दैट वाज लेमार्किज्म। नाउ नेक्स्ट, सेकंड वी हैव डार्विनिज्म। Second, we have Darwinism known as theory of natural selection, and it is very, very important, very, very important. क्यों है भैया ये very, very important? चलो देखते हैं। क्योंकि लेमार्क ने तो बड़ी अच्छी जो डार्विन थे उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली थी और पागल ही हो गए थे लोग। डार्विन के चक्कर में बेचारे मेंडल जी को नहीं मिला था पूरा रिकॉग्निशन। उनको लोगों ने ऐसा बोला, अरे चलो हटो, हु शु हटा दिया था उनको ऐसे करके। तो डार्विन वॉज लाइक द गॉड ऑफ दैट टाइम। लोग डार्विन की इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर थे ना डार्विन के, लोग पागल हो गए थे बिल्कुल उनके पीछे कि अरे डार्विन जी ने बोला है तो गलत कैसे होगा, मतलब बिल्कुल डार्विन जी ने बोल दिया वो सही है, ऐसी वाली थी उनकी पॉपुलैरिटी। तो डार्विनिज्म में जो आपको पढ़ना है वो कौन सी थ्योरी पढ़नी है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी जो आपने पढ़ा वो अभी आपने क्या पढ़ा? अभी आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जो किसने दी थी? लेमार्क ने, एंड दैट वाज एलिमिनेटेड और रिजेक्टेड। चलो अब सेकंड थ्योरी देखते हैं, डार्विनिज्म की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो, सिंपल टर्म्स में ये सब पढ़ने से पहले आपको एक बात समझाती हूँ मैं, क्या बोला था इस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ने, या क्या बोला था डार्विन ने। डार्विन ने 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली। क्या बोली? उन्होंने सबसे पहली बात बोली, नेचर में वही ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है जो फिट होता है। क्या होता है? जो फिट होता है। फिट होता है, क्या होता है? फिट। अब इस फिट का क्या मीनिंग है? मैं अभी आपसे पूछूं, आप लोग फिट हो? मेरा क्वेश्चन है, आप लोग फिट हो? फिटनेस बोलोगे हाँ मैम एकदम फिट है हम तो। और फिर आप, मैं किसी और को बोलूँ आप फिट हो तो बोलोगे नो मैम नहीं है फिट, हम तो मोटे हैं या हम तो पतले हैं या तो कुछ और दिक्कत है। तो यहाँ पे जो फिटनेस आप समझने की कोशिश कर रहे हो ये वो फिटनेस नहीं है। डार्विन जी के लिए फिटनेस का सिर्फ एक ही मीनिंग था, एंड दैट वाज, कौन सी फिटनेस? दैट वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। विच फिटनेस? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। तो डार्विन जी के लिए फिटनेस का सिर्फ एक ही मीनिंग था, और वो कौन सी फिटनेस थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस।
अब ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या होती है? अकॉर्डिंग टू डार्विन, वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, वही इवोल्यूशन के कोर्स में आगे जाएगा जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, मतलब वन हु इज केपेबल ऑफ डूइंग रिप्रोडक्शन एंड एबल टू ब्रिंग आउट या बॉट ऑफस्प्रिंग्स, वही ऑर्गेनिज्म इस नेचर में सिलेक्ट होगा। और जो रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं है, जिसके पास फिटनेस नहीं है, उसको नेचर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो रिप्रोडक्टिव जो फिट होते हैं, जो अपने जैसे और दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उनका जो नेचर है वो उनको सिलेक्ट कर लेता है और नेचर उनको सिलेक्ट करके आगे 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 बढ़ाता जाता है और तब ही इवोल्यूशन की प्रोसेस जो है वो चलती जाती है। दिस वॉज द होल एंड सोल कंसेप्ट ऑफ किसका? डार्विन का। तो उन्होंने बोला जो रिप्रोड्यूस करेगा नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगा, नोन एज नेचुरल सिलेक्शन, नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। तो चलो देखो, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट वॉज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग अ सी वॉयेज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल। तो क्या हुआ कि वही वो घूमते फिरते रहते थे कहीं कहीं पे, तो वहाँ पे एक सी वॉयेज पे निकले थे अपनी शिप में बैठ के जिसका नाम था HMS बीगल। अब एल्फ्रेड वॉलेस, a naturalist work in Malay archaeology, had also come to similar conclusion। अब यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखो कि जो एल्फ्रेड वॉलेस थे वो और ये हमारे जो डार्विन थे, ये इनके रिजल्ट समवॉट काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे। तो एल्फ्रेड वॉलेस जो थे वो एक नेचुरलिस्ट थे और जो डार्विन है उनकी जो स्टडी थी वो समवॉट सिमिलर कंक्लूजन्स पे आके ख़त्म हुई थी। अभी क्या थी देखते हैं। वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। अब जो डार्विन जी थे वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके बैठे थे हमारे थॉमस माल्थस से। किससे इन्फ्लुएंस होके बैठे थे? थॉमस माल्थस से। अब क्या हुआ था, कहानी सुनो, ठीक है। जो थॉमस माल्थस थे उन्होंने एक आर्टिकल प्रेजेंट किया था ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। किस पे उन्होंने एक आर्टिकल प्रेजेंट किया था? उन्होंने आर्टिकल प्रेजेंट किया था ऑन पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जिसको पढ़कर डार्विन का एकदम ऐसा दिमाग घूमा और उनके दिमाग में कुछ बातें आई। तो यहाँ से इतनी बात समझ लो कि जो पूरी तरीके से जिसका दिमाग खराब किया था वो कौन थे? डार्विन का दिमाग खराब है। इनको बहुत ज़्यादा, दिमाग खराब नहीं बोलूँगी मैं, डार्विन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले जो थे वो कौन थे व्यक्ति? वो थे थॉमस माल्थस। तो थॉमस माल्थस जी ने ऐसा क्या कर दिया था? तो थॉमस माल्थस जी ने ये बोला था कि जो इवोल्यूशन है उसकी जो प्रोसेस है उसमें नेचर उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करेगा जो रिप्रोडक्टिवली फिट होंगे, या फिर जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होता है आउट ऑफ द टोटल नंबर। जो और वो कुछ लोग जिनका सिलेक्शन होता है वो कौन होते हैं? वही जो इस तरफ से बात बोलते हैं जो रिप्रोडक्टिवली फिट होते हैं, जो कंपटीशन को सरवाइव कर पाते हैं, उनको नेचर सिलेक्ट कर लेता है। समझ में आई बात? चलो, तो अब जब ये समझ में आ गई तो हम आगे देख लेते हैं। डार्विन का पूरा कंसेप्ट जो है वो दो इन बातों पे बेस्ड था। पहली बात होती है ब्रांचिंग डिसेंट। अब ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है? इट एक्सप्लेन्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट्स ऑफ प्रीवियस लाइफ फॉर्म। ब्रांचिंग डिसेंट्स का सीधा साधा मतलब ये होता है कि न्यू लाइफ फॉर्म जो है वो किससे बन रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से बन रहे हैं। कोई अचानक से ऐसा कुछ नया नहीं बन जाएगा। कोई भी या जितने भी लाइफ फॉर्म इस अर्थ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही डेवलप हो रहे हैं। दिस वॉज टेल बाय फर्स्ट की कंसेप्ट दैट वॉज ब्रांचिंग डिसेंट। अब जब ब्रांचिंग डिसेंट आपको समझ में आए तो दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन, जो डार्विन का मेन कंसेप्ट या मेन पॉइंट था। क्या था भाई वो? कंसीडर अ बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोइंग ऑन गिवन मीडियम। If the medium composition is changed, only a part of the population can survive under new condition. This variant population B outgrows the other and appear as new species, that is B is better than A, and under new condition thus nature selects for fitness। आ गई यहाँ पे बात फिटनेस की। यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे दिया उन्होंने, देखो, एक बैक्टीरिया को लिया उन्होंने, एक जो डिश होती है कल्चर मीडियम होता है उसमें उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई। सारे बैक्टीरिया उसमें मान लो 1000 बैक्टीरिया ग्रो कर गए, 1000 बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर गए। अब अचानक से उन्होंने क्या किया? उसका कंडीशन चेंज कर दिया। जो मीडियम था मान लो पहले वो एसिडिक था, अब उन्होंने वहाँ पे कंडीशन अल्कलाइन कर दी। कैसी कंडीशन कर दी? अल्कलाइन कर दी। अब इससे क्या हुआ? अल्कलाइन करने पर यह हुआ कि इसमें से आधे बैक्टीरिया, सपोज इसमें से 400 बैक्टीरिया जो है वो उनकी डेथ हो गई।
वो 400 वो नई कंडीशन को सरवाइव नहीं कर पाए और बचे कितने अब 600। तो ये जो 600 एग्जिस्ट कर पाए, दे फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन जिसको उन्होंने टर्म दे दिया बी, और जो ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे ये थे पॉपुलेशन ए। तो कौन बेटर हो गया बताओ? बी इज द बेटर पॉपुलेशन बिकॉज वो किसी भी मीडियम के चेंज होने पर सरवाइव कर पा रही है। जो मर गए वो तो मर ही गए, लेकिन आउट ऑफ 1000 जो बेटर सर्वाइवल है, जो कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज करने के बाद भी उसमें सरवाइव कर जाए, वो पॉपुलेशन को हम बोलेंगे फिट। ठीक है, और वो यहाँ पे सरवाइव कर गई, तो इसलिए बी इज बेटर देन ए। तो ये सारे टेक्स्ट आपको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? तो डार्विन का मेन कंसेप्ट था भैया कि उन्होंने ये बोला कि जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है, कंपटीशन को फाइट करता है, और जैसी नेचर में कंडीशन है उसमें सरवाइव करना सीख जाता है, उस ऑर्गेनिज्म को नेचर सिलेक्ट कर लेता है और फिर वही अर्थ पे आगे अपने एग्जिस्टेंस को बढ़ा पाता है। और क्या कैसे बढ़ा पाता है? थ्रू रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्या दो की कंसेप्ट हो गए हमारे डार्विन के? फर्स्ट इज ब्रांचिंग डिसेंट एंड सेकंड इज नेचुरल सिलेक्शन। तो दोनों बातें या दोनों कंसेप्ट आपको क्लियरली बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए। आगे देखो अब हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। अब ये क्या चीजें हैं? ये कुछ और बातें हैं जो डार्विन ने एक्सप्लेन करी थी। क्या है वो कुछ और बातें? सबसे पहले देखते हैं हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। इट इज आइदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं, कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ऐसे, जो या तो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे और या तो उसको नुकसान भी कर सकते हैं। तो मेन यहाँ से वेरिएशन की बात समझो आप कि डार्विन ने एक और कंसेप्ट दिया था, दैट इज वेरिएशंस। उन्होंने ये बोला कि जो छोटे छोटे चेंजेस, अब जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डेवलप हो रही है, तो उन्होंने देखा कि हाँ एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है, कुछ कुछ तो डिफरेंसेस हैं। आप और आपके पेरेंट्स का बिल्कुल एक जैसे दिखते हो? नो, देयर आर चेंजेस। तो डार्विन ने उन चेंजेस को बोल दिया वेरिएशंस। अब उन्होंने वेरिएशन के साथ एक बात और जोड़ दी कि जरूरी नहीं है ये वेरिएशंस हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल ही हो, दे कुड बी हार्मफुल ऑल्सो। तो माइनर हेरिटेबल चेंजेस, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो आपको ध्यान रखना है, वेरिएशंस आर माइनर हेरिटेबल चेंजेस। मतलब ये हेरिटेबल का मतलब क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे। सेकेंड देखो, ओवर प्रोडक्शन। अब ओवर प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या था? ओवर प्रोडक्शन का कंसेप्ट है पॉपुलेशन साइज ग्रो एक्सपोनेंशियली ड्यू टू मैक्सिमम रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल बैक्टीरियल कॉलोनी। ओवर प्रोडक्शन का ये मतलब होता है, देखो अगर सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं तो सपोज एक बैक्टीरिया जो है एक से बनते हैं 2, तो 2 से कितने बनेंगे? 4। चलो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल इसमें लिया है तो बैक्टीरिया से ही समझ लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी। 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से कितने बनेंगे? 8, 8 से बनेंगे 16, 16 से 32, 64, 128, और इस तरीके से ये तो चलता जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का क्या मतलब होता है? दिस इज 2 की पावर 0, दिस इज 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 टू द पावर 7। इस तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो हमारे नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर होगी तो उससे क्या होगा? स्पीशीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इतना ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा कि फिर रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे। क्या कम पड़ जाएंगे? रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आया कि हमारे नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं हो रही है। हमारे नेचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है। आप इसको ऐसे समझो, एक डॉग है, एक बार में डॉग ने 5 जो है उसने बेबीज को बर्थ दिया, तो 1 से कितने हो गए? मैंने बोला एक कुत्ता है, उसने 5 कुत्ते पैदा करे। अब आप सोचो, हर ये जो 5 है उनमें क्या एबिलिटी है? 5 बच्चे पैदा करने की। तो ये 5 से कितने हो जाएंगे? ये 25 हो जाएंगे। फिर ये 25 अगर 5 बच्चे करेंगे तो ये 125 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है।
तो अगर भैया सब कुछ इतना सूटेबल होता, सारे सब कुछ कंडीशन ठीक होती, तो ओवर प्रोडक्शन वाली कंडीशन हो जाती, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोस करती। और अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है तो रिसोर्सेज तो लेकिन लिमिटेड है, रोटी कपड़ा मकान लिमिटेड है रिसोर्सेज। अब इन्हें कपड़ा मकान नहीं चाहिए कुत्तों को, लेकिन फिर भी फूड तो चाहिए ना, एंड फूड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो क्या होता है, फूड रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण इनमें से वो ऑर्गेनिज्म जो उस रफ कंडीशन में प्रीडेटर से बच के, कम खाने में सरवाइव करके, लड़ाई झगड़ा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मौसम सबको झेल के जो सरवाइव कर पाते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। बाकी जनरली जो नहीं सरवाइव कर पाए उनकी तुरंत ही तुरंत वहाँ पे डेथ हो जाती है, और फिर नेचर में सिलेक्ट होने का उनका स्कोप रह नहीं गया। जो सारी कंडीशंस को फाइट करके आगे बढ़ गया, नेचर उनको सिलेक्ट कर लेगा, और अब वो क्या हो गए, नेचुरली सिलेक्ट हो गए, और अब वो इवोल्यूशन की प्रोसेस का पार्ट बन गए। इज दैट क्लियर? तो ओवर प्रोडक्शन क्लियर हुआ आपको। लास्टली देखो, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, तो बताया मैंने आपको, रिसोर्सेज आर नॉट इंक्रीज इन अकोमोडेंस इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन साइज। रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा थोड़ी ना कि अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है तो रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसी सब के कारण, ये जो इतनी सारी बातें आपने देखी, इन सब के कारण क्या होता है देख लेते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जब ये सब चीजें हैं तो अल्टीमेटली स्ट्रगल होगा एग्जिस्टेंस के लिए। इट इज द कॉम्पिटिशन अमंग द ऑर्गेनिज्म फॉर रिसोर्सेज सो दैट द पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई, पॉपुलेशन ऐसे अंधाधुंध में नहीं बढ़ रही, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रही, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन होता है, जो उस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर गया तो भाई वो आगे बढ़ता है, और इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि सारे सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, आधों की तो डेथ हो जा रही है उस कंपटीशन को फाइट करते करते। क्लियर? ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एमसीक्यूज में पूछ लेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट कौन से साइंटिस्ट ने दिया है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट दिया है डार्विन जी ने। ठीक है, तो क्या हो गया, इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑर्गेनिज्म विद बेनिफिशियल वेरिएशंस कैन यूटिलाइज रिसोर्सेज बेटर। अभी आपने देखो क्या क्या पढ़ा, आपने वेरिएशन पढ़ा, आपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, और आपने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दैट इज कॉम्पिटिशन पढ़ा। ठीक है, कॉम्पिटिशन। अब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या होता है कि इतनी सारी बातें आपने जो देखी, ब्रांचिंग डिसेंट देखा, नेचुरल सिलेक्शन देखा, देन आपने वेरिएशंस देखे, ओवर प्रोडक्शन देखा, और लास्टली आपने क्या देखा था ओवर प्रोडक्शन के बाद कि लिमिटेड रिसोर्सेज, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉम्पिटिशन। इन सब के बाद वो ऑर्गेनिज्म जिसमें इनहेरिटेबल जो चेंजेस हैं, वेरिएशन है, जो यूजफुल वाले हैं, तो वो बेटर सर्वाइव कर पाएगा इस कॉम्पिटिशन को, और वो सर्वाइव कर जाएगा। Hence, they survived and reproduced. This is called survival of the fittest. अब जिनके वेरिएशंस भाई बढ़िया थे, जिनके यूजफुल वेरिएशंस थे, उन्होंने इस कंपटीशन को बेटर तरीके से सरवाइव कर लिया, और जब उन्होंने बेटर तरीके से सरवाइव कर लिया उसको, तो अब वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे अर्थ पे रह के, और अब वो जो है अर्थ पे उनका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही वो तरीका है जिससे आपका अर्थ पे एग्जिस्टेंस बना रह सकता है। समझ में आई आपको बात? एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट लीड्स टू अ चेंज इन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू फॉर्म्स अपीयर, और इसी के कारण धीरे धीरे पॉपुलेशन में कई सारे चेंजेस आएंगे और नए फॉर्म्स डेवलप होंगे, और यही तो होता है इवोल्यूशन, कि धीरे धीरे न्यू लाइफ फॉर्म्स का अपीयर होना। दिस इज व्हाट इवोल्यूशन मीन्स। क्लियर हुआ सारा कंसेप्ट आपको? एक बार जल्दी से इसको बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या की पॉइंट्स हैं डार्विन के। तो चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले डार्विन ने क्या बोला था। डार्विन ने बोला था कि भाई दो कंसेप्ट होते हैं जिसके कारण होता है हमारा इवोल्यूशन। पहला ब्रांचिंग डिसेंट प्री एग्जिस्टेंट फॉर्म से, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, कि जो बेटर सर्वाइव कर पाएगा उसको नेचर सिलेक्ट कर लेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। तीसरी बात उन्होंने हमें क्या समझाया, उन्होंने हमें कंसेप्ट दिया वेरिएशंस का, कि वेरिएशन क्या होते हैं। चौथा उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया ओवर प्रोडक्शन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो ये इतनी ज़्यादा वाली जो पॉपुलेशन है इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रगल हो जाएगा एग्जिस्टेंस के लिए। एग्जिस्टेंस के लिए फाइट होगी, कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन को जो सर्वाइव कर गया उसी कंसेप्ट को बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या बोला उन्होंने? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
तो जो कंपटीशन को सरवाइव कर गया, जिसमें अच्छे वाले वेरिएशंस थे, मतलब यूजफुल वेरिएशंस थे, वो कंपटीशन को सरवाइव कर गया, और कंपटीशन को सरवाइव कर गया तो वो रिप्रोड्यूस कर पाया अर्थ पे और उसका एग्जिस्टेंस बना रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-4 बातें, ब्रांचिंग डिसेंट, दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा वेरिएशन, चौथा कंपटीशन, एंड लास्टली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दीज आर द की पॉइंट्स अबाउट द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। Is that clear my dear students? And this is very very important, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल में पूछते हैं तो यही पूछेंगे सीधे सीधे। समझ में आ गया आपको पक्के से? चलो, तो जब आपको ये सारी 2 थ्योरीज क्लियर हो गई तो अब थर्ड थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज म्यूटेशन थ्योरी। दैट इज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी व्राइस। म्यूटेशन थ्योरी, तो ह्यूगो डी व्राइस जो थे उन्होंने कंसेप्ट दिया था म्यूटेशन का। तो ह्यूगो डी व्राइस प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या दिया था इन्होंने? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इन्होंने क्या बोला था? ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स। अब इनके सुन लो अच्छा पहले मेरी बात। इवनिंग प्रिमरोज, 4 o'clock होता है एक प्लांट जिसका नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, छोटे छोटे पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें। तो 4 o'clock पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे कई सारे, और उन्होंने ये बताया कि जो इवोल्यूशन हो रहा है, अब इनका पर्सपेक्टिव क्या है इवोल्यूशन का? इन्होंने बोला कि जो इवोल्यूशन हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू या थ्रू म्यूटेशंस बट नॉट वेरिएशंस। तो उन्होंने तो पूरी बात ही पलट दी, बिल्कुल वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कैसे बदल दिया उन्होंने सब कुछ? डार्विन जी अभी इतनी देर से समझाते हुए आ रहे थे कि वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। वेरिएशन ही वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं जो धीरे धीरे इनहेरिट होते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और इसीलिए इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आए हमारे कौन? हमारे ह्यूगो डी व्रीज है, और उन्होंने बोला नहीं, छोटे मोटे चिन्नी मिन्नी वेरिएशन से काम नहीं हो रहा है, बल्कि जो इवोल्यूशन है वो हो रहा है थ्रू बड़े बड़े चेंजेस दैट आर नोन एज म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी व्रीज ने कंसेप्ट दिया म्यूटेशन का, और उन्होंने एक लार्ज सिंगल स्टेप में जो एक बड़ा सा म्यूटेशन होता है जिसे बोलते हैं साल्टेशन, उन्होंने साल्टेशन का कंसेप्ट दिया कि भाई म्यूटेशन हो रहा है, बड़े बड़े चेंजेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और इसीलिए इवोल्यूशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज, इवोल्यूशन इज ड्यू टू म्यूटेशंस बट नॉट वेरिएशंस। तो आपको म्यूटेशन और वेरिएशन में डिफरेंस क्या है ये तो समझ आता है ना, पता है ना डिफरेंस क्या होता है? चलो ठीक है, तो समझ में आ गई ह्यूगो डी व्रीज ने क्या बोला था। डार्विनियन वेरिएशंस आर माइनर। अब देखो वेरिएशंस और म्यूटेशन में कंपैरिजन देखते हैं। डार्विनियन वेरिएशन इज माइनर। क्वेश्चन आता है, नीट में आया था एक बार क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस। तो जो डार्विन के वेरिएशन थे वो कैसे थे? माइनर एंड स्लो, छोटे छोटे और धीरे धीरे होते हैं, एंड ऑल्सो डायरेक्शनल, मतलब कि अगर वो यूजफुल है, बेनिफिशियल है, तो उस डायरेक्शन में वो धीरे 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 करके बढ़ते जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? वेरिएशन कैसे होते हैं? माइनर, स्लो एंड डायरेक्शनल। स्लो एंड डायरेक्शनल भी आप याद रख लो तो चल जाएगा। स्मॉल, माइनर एंड स्मॉल, स्लो एंड डायरेक्शनल। वही है अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन कैसे होते हैं? दे आर सडन, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, एंड दे आर डायरेक्शनलेस। तो दोनों बातें आपको समझ में आना चाहिए। जो डार्विन के वेरिएशंस हैं वो कैसे होते हैं? माइनर, ठीक है, छोटे छोटे, स्लो, धीरे धीरे होते हैं, और डायरेक्शनल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूगो डी व्रीज के म्यूटेशंस की, तो म्यूटेशंस कैसे होते हैं? दे आर सडन, अचानक से होते हैं। म्यूटेशन की डेफिनेशन ही होती है सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन। तो सडन होते हैं, रैंडम होते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, रैंडम बिल्कुल, एंड डायरेक्शनलेस। हेयर स्पीशिएशन इज बाय साल्टेशन। तो यहाँ पे जो नई स्पीशी फॉर्म होती हैं, जिसको प्रोसेस को हम लोग स्पीशिएशन बोलते हैं, वो होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ साल्टेशन। अब ये साल्टेशन क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। अचानक से किसी भी जनरेशन में बहुत बड़ा सा चेंज आ गया, बड़ा सा म्यूटेशन आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं साल्टेशन। तो इन्होंने बोला, डार्विन के अकॉर्डिंग ये हो रहा था कि धीरे 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 करके वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते जाते हैं और फाइनली एक नई स्पीशी अपीयर होती है। लेकिन ह्यूगो डी व्रीज ने बोला कि नहीं, एक ही बार में एक बड़ा सा चेंज आता है जिसे बोलते हैं साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन,
और उसके कारण नई स्पीशीज फॉर्म होती हैं। समझ में आया? म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन ऑफ इवोल्यूशन। तो उन्होंने बोला कि भाई म्यूटेशन जो है वही है हमारे वेरिएशन जो आ रहे हैं ना इवोल्यूशन, उसके लिए म्यूटेशन के कारण जो आने वाले चेंजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो तीनों थ्योरीज आपको मैंने पढ़ाई, तीनों बातें आपने सुनी, समझ में आई। अब इसमें से जो लेमार्क की थ्योरी है दैट वाज टोटली रॉन्ग। अब बची दो थ्योरी, डार्विन की थ्योरी एंड तीसरी ह्यूगो डी व्रीज की थ्योरी। तो ह्यूगो डी व्रीज और डार्विन की थ्योरी में अगर हम बात करें अबाउट इवोल्यूशन तो कौन सही है कौन गलत, तो मैं आपको ये चीज बोलूंगी, वेरिएशन एंड म्यूटेशन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज दोनों गलत नहीं हैं, वो अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं कि वेरिएशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं इवोल्यूशन के लिए और देखा जाए तो म्यूटेशंस भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? समझ में आया आपको बहुत अच्छे से सब कुछ? साल्टेशन क्या है याद रखना, वन वर्ड क्वेश्चंस में ये जनरली पूछ लेते हैं। तो एक जनरल जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। लेमार्क ने क्या बोला था? लेमार्क का क्या था पर्सपेक्टिव, जो सबसे शुरू में बात कर रहे थे कि सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये लेमार्क का कंसेप्ट था जिसे गलत प्रूफ कर दिया। अब आ जाओ डार्विन पे। डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन क्यों हो रहा है? डार्विन के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू माइनर हेरिटेबल वेरिएशन, लिटिल चेंजेस जिसे बोलते हैं वेरिएशन, उनके कारण इवोल्यूशन हो रहा है। और फिर उसकी थ्योरी में आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ब्रांचिंग, डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन, और क्या याद रखना है? वेरिएशंस, देन कॉम्पिटिशन एंड लास्टली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चलो ये हो गया। अब तीसरी बात करते हैं ह्यूगो डी व्रीज। तो उनके पर्सपेक्टिव से, उनके अकॉर्डिंग जो हो रहा है हमारे नेचर में इवोल्यूशन, वो हो रहा है ड्यू टू म्यूटेशंस। तो तीन साइंटिस्ट, तीनों की अलग अलग बातें, जिसमें से डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज की बातें सही हैं कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं म्यूटेशन एंड वेरिएशन। और मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाए बिटवीन म्यूटेशन एंड वेरिएशन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।